everyone. So welcome you all on this third module of soft skill training. So आज आप सभी का स्वागत है दादरा नगर हवेली दमन दीव द्वारा महिला शक्ति केंद्र अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरफ से मैं सोनल राज्यगुरु लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ कोच आपके समक्ष थर्ड मॉड्यूल प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सो बेसिकली इस मॉड्यूल का आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्म योर इनर वर्ल्ड। मतलब कि आपको अंदर से अपनी जो अंदर की एक दुनिया है उसको किस तरह बदल सकते हो और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में लेके जा सकते हो। आज मैंने कोई बोर्ड वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करने वाली हूँ जो हमने लास्ट मॉड्यूल में यूज़ किया था, बिकॉज वो थोड़ा सा टेक्निकल था और आपको गोल सेटिंग के बारे में हमें सिखाना था। तो जैसे कि आपको अपना लाइफ का एक पर्पस मिल चुका है तो अभी हम आगे एक स्टेप बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने ध्येय अपने ज़िंदगी में नक्की कर लिया कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जिससे आपको ज़िंदगी में खुशियाँ भी मिल सकती है और आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को भी अच्छी ट्रैक पे लेके जा सकते हैं और साथ साथ में आपके वो जो ध्येय आपने जो एक लक्ष्य अपना बनाया है उस तक किस तरह पहुंच सकते हो आसानी से और आपकी ज़िंदगी को भी साथ साथ में किस तरह अच्छी बना सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपसे आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में एक वो बोलते ना एक अंदर से बहुत ही अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से आप जी सकते हो, तो उसका मैं 6 रहस्य फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ। और उसका मेन जो टॉपिक है वो है द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। मतलब कि एक ऐसी रूल्स होते हैं ज़िंदगी में जो हम अगर फॉलो करें, ठीक है, वो भगवान के दिए हुए लॉ ऑफ नेचर के तरफ से हमें दिए हुए हैं, कुदरत ने हमें दिए हुए हैं, तो हम क्यों उसको ना उपयोग करें। आप देखो जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है देना। अगर आप किसी को देते हैं तो उसका बहुत ही अल्टीमेट फ़ायदा मिलता है। पहला जो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब कि कुदरत के एक कुछ नियम हैं जिसमें से पहला नियम है कि आप देना सीखिए किसी को। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपको किसी को देने से क्या फ़ायदे मिलते हैं और उससे आपकी ज़िंदगी किस तरह परिवर्तन आता है, ठीक है। सो आप देखना, कुदरत है, कुदरत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है देने का। आज पेड़ खड़ा है वो हमें कुछ ना कुछ फ्रूट्स देता है। आज हम जो सब्जियां खाते हैं, आज हम लोग जो गेहूँ खाते हैं वो भी तो कुदरत ही दे रही है। कुछ हम वो बोलते हैं ना एक बीज बोते हैं उसके बाद हमें मिलता रहता है, पर हमने कुछ दिया ना तब जाके तो कुदरत दे रही है, ठीक है। तो आप कुछ भी डिपॉजिट करते हो तो आपको ज़रूर से मिलना ही मिलना है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग पहला सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी को देने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब कि बदल सकते हैं, एकदम उजागर एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है खुशियाँ। अगर आप किसी को देते हैं तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने होटल में खाने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे तो खुशी मिलती ही मिलती है। पर अगर आपने 5 बच्चों या 5 लोगों जो भिखारी होते हैं अगर उनको आपने खिला दिया तो आपको कितना अच्छा फील होता है। दैट इज़ ट्रिमेंडस हैप्पीनेस जो आपको अंदर से इतना अच्छा फील करवाएगी कि आपने जो होटल में बैठ के खाया होगा ना उतनी खुशी तो वहाँ पे भी नहीं मिल सकती आपको होटल में बैठ के जितना आप दे के उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आपकी हेल्थ। एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ था कि एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। माइकल करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने बताया था कि आप किसी को देते हैं तो आपकी जो बॉडी में है, आपकी जो माइंड में है, वो एक टाइप का केमिकल रिलीज़ होता है, वो है
हैप्पीनेस हार्मोन उसको बोलते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एकदम से खुशियाँ पैदा करता है। और जो लोग हमेशा देते रहते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में खुश ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है क्या, दूसरे एक रिसर्चर थे जिन्होंने एक रिसर्च किया था, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च किया कि जो लोग देते हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है, जो एक टेंशन आ जाता है, जो एक एंजाइटी में लोग रहते हैं, वो उसका स्तर कम देखने मिला, एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला, उनको एक फ़ायदा देखने मिला कि उन्होंने जब किसी को देते हैं वो फ्री में, जैसे कि अगर आप कुछ रास्ते में किसी को कुछ खिला दिया आपने, किसी को किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दिया, तब ये चीज़ का फ़ायदा आपको देखने मिलता है ज़रूर से। और तीसरा पॉइंट जो है, और वो लाइफ और वो जो रिसर्च हुआ था उसके अंदर और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग लंबा जिए थे। ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी में आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है तो आप लंबा जी सकते हैं अच्छी तरह से, टेंशन के बिना, और आपको जो बीमारियां हैं वो भी तो कम हो जाती है, ठीक है। अभी हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है कि अगर आप कोई भी इंसान जब किसी को कुछ देता है, कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ फ्री में किसी को कुछ दे देता है, तो तब उसका जो अहंकार है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ईगो लेस इंसान हो जाता है। उसमें आप ही सोचो, अगर आप किसी को हाँ, बहुत लोगों का अहंकार बढ़ भी जाता है, वो इसलिए होता है बिकॉज उनको ज़िंदगी में कुछ देना जब वो सीखते हैं, पर वो इस हिसाब से देखते हैं कि वो किसी को बता सके कि मैंने इसको कुछ दिया, पर उस हिसाब से मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से बात कर रही हूँ आप सबसे कि आपको बिना सेल्फिश, स्वार्थी बनके नहीं देना है। बिना स्वार्थ के जब आप किसी को देते हैं तो आपका जो अहंकार है उसमें कमी आ जाती है और आपकी जो हैप्पीनेस है, जो एक खुशी है, वो बढ़ने लगती है। हरियाणा में एक्चुअली एक केस हुआ था, वो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। एक ऐसा हुआ था कि एक लड़के के पास BMW कार्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, BMW है, मर्सिडीज़ है, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि वो जो लड़का था उसके पापा ने उसको BMW दिलवाई थी, बट जैगुआर जो उससे भी बड़ी और महंगी कार थी वो उसको दी नहीं। और उसको क्या फील होने लगा कि उसके फादर ने उसको नहीं दी, उसने क्या किया, वो BMW उसके पास जो ऑलरेडी एक अच्छी वाली कार थी उसने उसको नदी में बहा दिया। आप सोचिए, आप सोचो कि क्या हाल होता है ऐसे सब लोगों का। तो है, अहंकार तो है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये क्या कोई मतलब है? आप सोचिए। इसलिए जो देना है वो बहुत ही अलग से कॉन्सेप्ट है। चौथा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस, जो एक चौथा रहस्य है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो क्या है, आप अपनी परिवार को एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अगर आप माँ बाप हैं, माँ बाप होने से आप लोगों को संस्कार, अपने बच्चों को तो संस्कार देते ही हैं, पर क्या आप जो करेंगे तो आप नहीं सोच सकते कि आपके बच्चे भी तो वही देख के करने वाले हैं। आप भी अगर स्टूडेंट है या आपकी भी कोई एज हो गई है, ठीक है, आप बड़े होकर शादी भी करने वाले हैं, आपके भी बच्चे होने वाले, आपके परिवार में अगर कोई डोनेट नहीं कर रहा है, कोई कुछ दे नहीं रहा है किसी को, तो आप अगर एक एग्जाम्पल बन सकते हैं उनके लिए तो कितना अच्छा होगा। वो उनके लिए भी एक उदाहरण के बेसिस पे रहेगा और वो आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करेंगे और परिवार में भी एक खुशियाँ का माहौल भी रहता ही रहता है। और ऊपर से हम ज़िंदगी में क्या करते हैं पता है, जो हमारे से ऊपर है ना, हमारी आदत क्या बन चुकी है, हमें लेना आता है, सिर्फ लो 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 लो, पर कभी देना नहीं आता। हमारे से ऊपर वाले लोगों के पास से हम लोग लेते तो रहते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं,
जैसे कि अगर कोई आप स्टूडेंट है, आप किसी के पास से बहुत अच्छा नॉलेज तो ले लेते हैं पर कभी अपने फ्रेंड्स को बताते नहीं हैं। जैसे कि ये वाले सेशंस आपको शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ भी। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो नॉलेज भी एक शेयरिंग है। सिर्फ अगर किसी को देना मतलब कि कोई वस्तु या मनी ही नहीं या फिर पैसा ही नहीं, कोई नॉलेज भी हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कि जो नीचे के इंसान हैं, हमसे थोड़े से निम्न हैं, जिनके पास हमारे पास जो है वो नहीं है, अगर हम उनको थोड़ा सा मदद कर दें तो क्या बात होगी। आप बहुत ही खुश मिजाज ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, आपको लगता है उनको आप दे ज़रूर सकते हैं। जो 5वां पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो वो ये है कि जितना ज़्यादा आप अगर अपनी ज़िंदगी को अबंडेंस में जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आए, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट भी तो करना होगा, कुछ कुदरत को देना भी तो होगा। तो अगर आप जितना दोगे उतना ही वापस आएगा। सही टाइम पे ज़रूर आना ही आना है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही आप राजा के जैसा दोगे वैसे ही राजा के समक्ष आपके पास आता है। जब आप देते हैं तब आपको एक महसूस क्या होता है पता है, आपको ऐसा फील होने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है या फिर आपके पास चीज़ है, उसकी आपको कमी महसूस नहीं होती। जब आप किसी को देते हो तब वो फीलिंग अपने आप आना स्टार्ट होता है कि मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मैं किसी को दे सकूं। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप कुछ दो। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया एटलीस्ट किसी को दो, या भगवान के मंदिर में दान करना चाहे उस तरह से दे सकते हैं। किसी भी तरह जो आपको ठीक लगे आप उस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जिसके पास ज़्यादा देने का क्षमता है उसके पास ज़्यादा मिलता है, और जिन लोग की पास कमी होती है देने की, उनकी ज़िंदगी में हमेशा कमी ही रह जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आज आपको सीखना है इस सेशन से, ठीक है। जो 6 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अपनी ज़िंदगी में। आपने देखा होगा आप बहुत सारी बैंक्स होगी, ठीक है, बहुत सारी बैंक्स होती है कि आप जिसमें अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉवल करते हैं, ठीक है। पर मैं एक बैंक के बारे में जानती हूँ जो है भगवान का बैंक, गॉड का बैंक, जहाँ पे आप जो भी जमा करोगे वो आपको मिलना ही मिलना है। वो इतना ब्यूटीफुल मिलेगा कि आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो आपको ज़रूर से देगा। एक्सक्यूज़ मी। तो ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस की है, तब जाके मैं आपको बता पा रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल है और आप कितना कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भगवान को अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो द्रौपदी जी जो थी, ठीक है, उन्होंने कृष्ण जी को यहाँ पे कुछ कट हुआ था और उनको ब्लड निकला था, तब उन्होंने अपनी साड़ी से एक जो कटका है वो बांध दिया था, ठीक है। तो भगवान ने भी तो उनको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उनको सही समय पे इतना दे दिया कि शी वॉज फीलिंग ब्लेसिंग्स। और मेरी ज़िंदगी में भी मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है, अगर कोई इंसान अगर हम लोग किसी को कुछ बताते हैं ना तो वो चीज़ खुद भी करनी चाहिए ज़िंदगी में। तो वो मैंने भी किया हुआ है। जो मैंने कुछ बोया था वो तो मिलना ही मिलना था। आप सोचिए, आप ज़मीन में एक बीज बो देते हैं तो आपको कितने सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान के बैंक अकाउंट से तो आपका हिसाब कहीं पे जाने ही नहीं वाला है। आप किसी को भी मानते हो, जीसस हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, उनके बैंक अकाउंट में जब आप डाल देते हैं तब आपको सही समय पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आज का ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसके वजह से हमने डिस्कस किया है। और अभी हम आगे का एक टॉपिक जो लेने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक नेक्स्ट
जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो है द बॉक्स लाइफ जो हम लोग एक्चुअली जीते हैं। ये एक्चुअली बेसिस है हमारी बिलीफ सिस्टम, जो हमारे एक विश्वास और जो हम लोग जो एक बिलीफ हमारे दिमाग में घुसी हुई है कि भाई मुझे इस तरह ही करना है, अपनी ज़िंदगी इस तरह ही जीनी है, तो उसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि ये बॉक्स लाइफ क्या है, हम सब लोग अगर रूटीन में से कुछ बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये एक बॉक्स लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई वो किस तरह होगा? अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में आप जब सोते हैं, सो के उठते हैं, तब आप एक बेडरूम नामक बॉक्स से बाहर निकलते हैं और आप उठ के बाथरूम नाम के बॉक्स के अंदर चले जाते हैं और फिर वापस आके किचन नाम के बॉक्स में जाके खाना खाते हैं और फिर बाद में स्कूल नामक बॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक बॉक्स में आप पढ़ाई करते हैं, बॉक्स से लिखी हुई बातें आप पढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ से वापस आके घर नामक बॉक्स में आके अपना होमवर्क करते हैं और फिर सिमिलरली बॉक्स नामक बेडरूम में आप सो जाते हैं। हम ज़िंदगी में एक्चुअली ये बॉक्स लाइफ जीते हैं। अगर आप में से कोई काम कर रहा है तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगी। आप उठ के बॉक्स लाइफ ही जीते हैं, बॉक्स नामक ऑफिस में जाते हैं, एक बॉक्स के सामने काम करते हैं और बॉक्स लाइफ जीते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब तक हम ये अपना बॉक्स लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे तब हम अपनी नई रिजल्ट्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ये बॉक्स लाइफ से बाहर निकलेंगे। बॉक्स लाइफ से बाहर निकलना मतलब क्या? अपनी जो एक बिलीफ सिस्टम है, आपकी एक विश्वास करने की क्षमता, जैसे कि आपको कुछ नया करना है ज़िंदगी में। जैसे कि अभी अगर आप मुझे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो, तो वो भी एक आपका एक नया आपके रूटीन को ब्रेक करने के बराबर ही रहा होगा। बिकॉज़ अभी तक तो आप कोई भी टाइप के ऐसे सेशंस नहीं देख रहे होंगे, पर ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये एक नया सेशन आपका एक रूटीन ब्रेक थ्रू हो चुका है और जो आप बातें इसमें समझ रहे हैं उससे आप एक नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी आपकी लाइफ में उसको आप ले पाएंगे और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात आपको सभी से कहना चाहूँगी, अगर मैं आपको पूछूं कि ये ज़िंदगी में आज आपका ये लास्ट दिन था तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव आंसर्स फॉर दिस? क्या आपके पास आंसर है? अगर आज ज़िंदगी में आपके सिर्फ 7 आवर्स बाकी है, सिर्फ 7 घंटे आपके ज़िंदगी के बाकी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करना चाहोगे ये 7 घंटे में, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए ज़रा। अगर आप कोई यंगस्टर है, आप कोई स्कूल स्टूडेंट है, आप कोई अगर महिला है, यंग महिला है, ठीक है, न्यूली मैरिड या जो भी है, आपको पता है हम अपनी ज़िंदगी में कितने बिज़ी रह जाते हैं। आपकी फैमिली में आपकी जो मदर है, आपकी मम्मी है, वो ये बात एक्चुअली जो लोग बहुत ही दूर पढ़ाई करते हैं या फिर नज़दीक में भी पूरा दिन बाहर बिताते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्या परिवार वाले लोग आपको पूछते नहीं हैं कि तू क्या खाएगा बेटा जब आप तू बाहर से आ रहा है? आप बाहर से आ रहे हो और वो आपको पूछ रहे हैं, खाना बना के रखते हैं, वो आपको खाना खिलाते हैं और वापस से आप अपने काम में चले जाते हैं। पर क्या आपने सोचा कि आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? ज़िंदगी बीत जाती है पर हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं मैं कल टाइम स्पेंड करूँगा, मैं कल अपना वक्त बिताऊँगा अपने परिवार के साथ, और परिवार वेट ही करते रहते हैं आपकी। क्या आपने कभी सोचा है?
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाहर रहते हैं तो थोड़ा समय ज़रूर से एटलीस्ट 10 मिनट अपने फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर अभी तक आपको उन्होंने बड़ा किया या पढ़ाया लिखाया, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनें? ज़रूर से प्लीज़ करिएगा, बिकॉज़ अभी तो हमारे पास टाइम है ही नहीं। तो आप सभी को एक अनुरोध है मेरी तरफ से कि आप ये समय बिताइए। इससे मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा था, उसके घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था और फिर वहाँ पे खेलता था, कूदता था, वो सब कुछ उस झाड़ के साथ करता था। वो अकेले खेलता था और फिर वो जैसे ही बड़ा होता गया तब वो एकदम टेंशन में आ गया और वो झाड़ के साथ बात करता था। तो झाड़ को उसने ऐसा बोला कि भाई तू क्यों परेशान है? तो वो लड़का बोलता है झाड़ को कि भाई अब मुझे पैसे कमाना है, मैं तो बड़ा हो गया, अभी खेलना कूदना तो बंद, अब मुझे कमाना पड़ेगा। तब वो जो ट्री जो है, वो जो झाड़ है, वो बोलता है ठीक है, मैं तुझे, मेरे पास बहुत सारे फल है, तो उसको बेच के कमा सकता है। तो वो बेचने लगता है, उसको बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, वो बेच के फिर बाद में कमाने लगता है। फिर वापस से वो आता है, वो बोलता है कि अब मेरे पास घर नहीं है नया, अब मैं क्या करूँ? तो वो झाड़ बोलता है कि मेरी जो डालियाँ हैं और बहुत बड़ा झाड़ था, तो उसमें से उसने लकड़ियाँ दे दी, बोला कि तू इससे बना दे अपना घर। वो घर बना देता है। फिर वो जैसे ही प्रोग्रेस करता रहता है, उसको कहीं नदी के पार जाना हुआ, तब वो वापस झाड़ के पास आता है और वो बोलता है कि भाई मुझे अभी चाहिए, मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो झाड़ बोलता है कि भाई जो उसका मेन पार्ट जो बीच का होता है, वो बोलता है कि ये तू ले ले, इससे नाव बना के तू नदी को पार कर सकेगा और अच्छी तरह से जा पाएगा। तो फिर वो नदी में से वो ले लेता है और फिर उसमें बैठ के चला जाता है। फिर उसकी शादी हो जाती है, वो बड़े हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता, कोई बात करने के लिए नहीं रहता है। तब वो वापस वो नदी पार करके वही नाव से वापस आता है और वो जब वो पेड़ को कटा हुआ देखता है, तब अल्टीमेटली वो जो कटा हुआ पेड़ है, वो उस पर बैठ के उसका सहारा लेके बैठ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ये कहानी एक्चुअली वो लड़के या उस झाड़ की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो ज़िंदगी भर हमें कितना कुछ दे जाते हैं, पर हम कभी भी उनको कुछ दे ही नहीं पाते। इसके वजह से तो मैंने देने की बात की थी, वो आपके घर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अपने 10 मिनट का टाइम एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ बिताइए। हेलो, सो नाउ थर्ड टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? वो है एक आदत, हमारी हैबिट्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हैबिट्स ही हैं जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। जो आप रूटीन में जो चीज़ करते हैं वही तो चलता रहता है। जैसे कि हमने बॉक्स लाइफ के बारे में बात की और आगे जो मैं बात करने जा रही हूँ उससे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोलेगी कि भाई अल्कोहल बंद कर दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, या फिर शराब पीना बंद कर दीजिए, कि सिगरेट नहीं पीना है, या फिर ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसके बारे में बात करने वाली हूँ। पर आज जो मैं बात करने वाली हूँ, नहीं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। वो तो आपको पता ही है कि कौन सी बुरी आदत है और कौन सी अच्छी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदत जो हमें नहीं पता वो है जब हम लोग फेल होते हैं अपने ज़िंदगी में, हार जाते हैं, तब उस हार का जो बोझ जो हम लोग ब्लेम करते हैं, किसी को ज़िम्मेदार ठहराना, मतलब कि इसके वजह से मैं फ़ेल हो गई, इसके वजह से मैं फ़ेल हो गया। अगर आप यही करते रहते हैं, इसका मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले रहे हैं, आप नहीं निभा रहे हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हुई हूँ। मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो एक ज़रिया था जहाँ से मैं गुज़री हूँ, जहाँ पे मुझे भी फेलियर्स देखने मिले थे, जहाँ से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ।
और वो तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया, जब मैंने अपने आप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी हो तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, ना ही कोई और। यही दोस्तों, ये हमारी आदत बहुत ही गंदी है। जब भी हम फेल होते हैं तो ये टीचर ने मुझे कम मार्क्स दे दिए, इसके वजह से मैं फ़ेल हो गया, मैंने तो मेहनत की थी पर मुझे उसका फ़ल नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से, बट ये नहीं सही है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर से बॉस ने आपको फायर कर दिया या फिर आपकी बिज़नेस में आपको फेल्चर मिला, आपने हार गए, आपने कुछ अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाए उसमें, तो आप क्या करेंगे? भाई कस्टमर नहीं आए, कस्टमर की वजह से ये हुआ, फलाना ढिमका, आपने जिसके साथ कुछ पार्टनरशिप की होगी उस पर आप ब्लेम करने लगोगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत आदत है। मैं कहीं सफल इंसानों के साथ मिली हूँ और ख़ुद मैंने भी महसूस किया है कि जब वो भी तो अपनी ज़िंदगी में फेल हुए थे, उन्होंने भी हार महसूस की है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो कहीं पे भी आज सफल इंसान है तो वो इसी की वजह से है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने अपना जो एक बोलते हैं ना, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि इसके वजह से मेरे साथ ये चीज़ हुई। ठीक है, तो ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर कुछ भी सिचुएशंस होती है तो उसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरे साथ हो चुका है और उसको किसी और पे ब्लेम नहीं करना है। जो हो चुका वो तो हो चुका, अब आगे क्या करना है उसके बारे में देखना है और ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी उठानी कि नहीं, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो ये एक हैबिट जो है वो हमें बदलनी है ताकि वो हमारी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। सो दोस्तों, हम लोग 5th और लास्ट पॉइंट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए उन लोगों के पीछे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आपको अपना लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। मुझे इस बात में एक स्टोरी याद आ रही है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है अभी तक का, और शायद से आपने सुनी भी हो। एक शेरनी थी जो एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा उसके पेट में था और वो जंगल से जा रही थी और शिकारी आ गया और वो शिकारी से भागते भागते अपनी जान बचा के वो भागने लगे और वो शिकारी उसके पीछे घूमता है। अभी उसमें बीच में क्या होता है, एक खाई आ जाती है जिसको उसको कूदना होता है, पर वो शेरनी इतनी थक जाती है कि वो कूद नहीं पाती और उसके जगह पे वो उस खाई में गिर जाती है। और वो जब गिर जाती है तब वो मरने से पहले एक बच्चे को जन्म देके जाती है, वो मर जाती है। अब वो जो अकेला बच्चा जिसका जन्म हुआ है, अब उसी समय पे एक भेड़ बकरी वाला वहाँ से गुज़र रहा था और उसकी नज़र इस बच्चे पे पड़ती है और वो जान लेता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है, अब इसका तो कौन है। तो वो डिसाइड करता है कि उस बच्चे को वो खुद पालेगा और ये भेड़ बकरी जो है उसके साथ उसको पालेगा और वो जो करेंगे वो ये भी करेगा। तो वो सिमिलरली जैसे ही वो उठा के, अब छोटा बच्चा है तो उसको तो जैसे ही ट्रेनिंग दोगे वो वैसे ही बड़े होने वाला है। तो वो जैसे घास खाता था, भेड़ बकरी जहाँ पे भी जाते थे वो जो करते थे वो ये भी शेर का बच्चा करता था। अभी जैसे ही बड़े होने लगे और जैसे ही एक रोड से जा रहे थे, अभी एक जंगल का राजा दैट इज शेर, वो शेर जो है वो शिकार करने निकलता है और उसकी नज़र जो है वो भेड़ बकरी है, जो उनकी नज़र इस शेर पे पड़ जाती है, उनको मालूम पड़ जाता है ये खाने आ रहा है तो वो भागने लगती है। अब जब शेर आ रहा होता है उसकी नज़र ये जो झुंड था भेड़ बकरी का, उसके बीच में इस शेर के बच्चे को देख के उसको बहुत अजीब फील होने लगा, उसको शौक लगा कि इसके बीच में क्या कर रहा है। फिर बाद में उसको जैसे ही मौका मिला उसको उठा के वो साइड पे ले जाता है। अब वो जब ले जाता है तो बोलता है कि भाई तू इन लोग के साथ क्या कर रहा है। तो बोलता है कि मैं तो बकरी हूँ, मैं इनके जैसा ही हूँ। वो तो वैसे ही बोलते थे कि नहीं तू तो शेर है,
बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भेड़ बकरी हूँ, मैं शेर कहाँ से हुआ। तो उसको नदी के पास ले जाता है और फिर उसको दिखाता है, मिरर इमेज दिखता है ना, अपनी नदी में अपना चेहरा दिखाया उसने। बोला कि देख नीचे देख, बोला कि फेस सेम है, तो बोला सेम है, पूछ सेम है, तो पूछ सेम है, बॉडी सेम है, तो बोला सेम है। तो हाँ ठीक है, तू शेर है। तब वो बच्चे को पता चलता है कि वो शेर है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम लोग भी एक भेड़ बकरी के अंदर जी रहे हैं, अब उनके आसपास जी रहे हैं, हमें अपनी क्षमता पता ही नहीं है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर की शक्तियाँ को जान सकते हैं कि हम शेर जैसे हैं, हम भी एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो आप अभी रूटीन लाइफ है उससे बाहर निकल सकते हो, जैसे कि हमने बॉक्स लाइफ डिस्कस किया है, जो मैंने फर्स्ट सेशन में भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मेंशन की थी जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, जैसे कि जीवन में लक्ष्य होना, बड़ा सा लक्ष्य होना, जिससे आप कुछ ना कुछ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अभी ये जो स्टोरी थी वो तो ठीक है, हम सबको पता है कि हम लोग एक आत्मा है, पर आपको पता है पर हमें कहाँ पे पहुँचना है? हमारा लक्ष्य एक महान आत्मा बनना है। महान आत्मा का मतलब क्या? कोई संत महात्मा? जी नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। महान आत्मा इन द सेंस, मैं कोई भी इंसान हूँ, मैं नो डाउट सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे लिए महान आत्मा कौन है? मेरे लिए महान आत्मा वो इंसान होगा जो अपनी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य को डिसाइड करेगा, जैसे कि हमने डिसीजन मेकिंग लास्ट वीडियो में सीखा था, राइट, कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा डिसीजन लेना, लक्ष्य लेना कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, और मेरे लिए वो इंसान को मैं ज़रूर से गले लगाना चाहूँगी, मैं ज़रूर से उनको मिलना चाहूँगी। मेरे लिए वो महान आत्मा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड किया कुछ हासिल करने का, और वो उस चीज़ को हासिल करते हैं, उसी चीज़ को वही इंसान एक महान आत्मा जैसा बन जाता है। और नो डाउट साधु संत हैं, उनकी एक अलग से रिस्पेक्ट, पर ये जो पर्सपेक्टिव है महान आत्मा का जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो एक डिफरेंट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो मेरे लिए वो एक महान आत्मा है। अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे पाना है, तब जाके आप अपना रूटीन फॉलो करेंगे। देखो, मैं आपको बात कहना चाहूँगी, जो लोग वही करते आ रहे हैं ज़िंदगी में, उनको वही मिलते रहेगा। आप जो करते रहेंगे अभी तक जो करते आ रहे हैं, आपको ज़िंदगी में वही मिलता रहेगा। तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको कुछ रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में। आपको अगर आप कुछ रिस्क उठाओगे अपनी ज़िंदगी में, तभी आपको कुछ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये आपको समझना होगा। जैसे कि आपको पता नहीं है, हॉस्पिटल में बहुत लोग अपनी ज़िंदगी की मांग कर रहे हैं कि मैं बच जाऊँ, तो आपको तो कितनी ब्यूटीफुल लाइफ भगवान ने दी है। कुछ ऐसा करके दिखाओ ज़िंदगी में कि लोग आपको कहे कि यार इसको देख के मुझे कितना अच्छा लगा। सो वेल, आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस सेशन नाउ। आज का सेशन बस इतना ही था। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सो बिफोर वी एंड, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, कि आप मेरा ये टाइम निकाल के आपने एक सेशन डिसाइड किया है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, तो ज़रूर से उस पर एक्शन लीजिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये वीडियो बंद करने से पहले नीचे जो महिला शक्ति केंद्र का पेज है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन।